बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 22 स्टार्ट करेंगे वेरिएशन इन जेनेटिक्स। इसमें हम देखेंगे वेरिएशन को कहते हैं चेंज किस तरह आती है। एंड जेनेटिक्स जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज जेनेटिक्स। तो हम देखेंगे कि ये जो वेरिएशन है और जेनेटिक्स, ये इस सारे प्रोसेस को इसमें समझने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कुछ टर्म्स समझेंगे जो आगे जेनेटिक्स में काम देंगी कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीन। इससे पहले क्रोमोसोम एंड डीएनए में हमने पढ़ा था जीन क्या है। जीन इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ डीएनए। एक डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसा सीक्वेंस जिसके पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसे हम कहते हैं जीन। सपोज यहां से लेकर यहां तक कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसे हम जीन बोलेंगे। तो बेसिकली जीन आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। तो बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, उस डीएनए के ऊपर जीन होता है। sequence of nucleotides on DNA that is particular for a particular message or particular structure। ये है जीन। ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमोसोम में डीएनए होता है। हर डीएनए के अंदर जो जीन होगा उसका स्पेसिफिक लोकेशन होगी। उस लोकेशन को कहते हैं, लोकेशन ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। सबसे पहले हर जीन की, क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन होगी एक खास। उस लोकेशन, जिस जगह पे कोई जीन होगा उस जीन का वो लोकस होगा। तो लिहाजा पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन क्रोमोसोम इज नोन एज लोकस। अब जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम अकेले नहीं होते बल्कि पेयरिंग की फॉर्म में होते हैं। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर, इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में जीन सिंगल नहीं होता, उसका पार्टनर एलील होता है। उसका पार्टनर होता है ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। सपोज ये टालनेस की जीन है, हाइट की जीन है। ये जीन, इसके दो एलील होंगे। इसका जो पार्टनर एलील ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम होगा उसे एलील कहते हैं। पार्टनर ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज एलील। तो अगर हम बात करें कि हाइट की जो जीन है, इसकी एलील कौन सी है, तो इसकी दो एलील होंगी, टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसकी दो एलील हैं। ये दो एलील मिलके एक जीन बनाएंगी, एक कैरेक्टर बनाएंगी या ट्रेट बनाएंगी। ये थी एलील। पार्टनर ऑफ ए जीन ऑन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज एलील। इसके बाद जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अगर वो अपनी जगह पे रहें, उसी फॉर्म में ट्रांसमिट हों, तो फिर उसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती। लेकिन अगर क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो या फिर रिकॉम्बिनेशन हो, उसकी वजह से चेंजिंग आती है, वो भी हम देखेंगे। इसमें दो टर्म आएंगी, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप कहते हैं किसी भी जीन की फिजिकल अपीयरेंस को या किसी भी ट्रेट की अपीयरेंस को। मसलन हाइट है, हाइट एक फिजिकल अपीयरेंस है, हम कहते हैं टाल या स्मॉल, वो एक फिनोटाइप होगी उसकी। रेड कलर फ्लावर या वाइट कलर फ्लावर, वो उसकी फिनोटाइप होगी। जीनोटाइप कहते हैं जेनेटिक कंप्लीमेंट्स या जेनेटिक कंपोजिशन, या जो उसके एलील या जीन्स होते हैं, उसको हम जेनेटिक कंपोजिशन को जीनोटाइप कहते हैं। तो द जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोटाइप, एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए ट्रेट इज नोन एज फिनोटाइप। सपोज ये टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जीनोटाइप इसकी हो गई। और अगर हम कहेंगे ये टाल प्लांट है, तो वो उसकी फिनोटाइप होगी। तो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसमें डिफरेंस आता है। बाज जीन है जो अपनी जगह पर रहते हैं, बाज ऐसे हैं जो जंपिंग करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, उन्हें जंपिंग जीन हम कहते हैं। इसके बाद हमने इससे पहले एक पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके बाद है पॉपुलेशन एंड जीन पोल। पॉपुलेशन की डेफिनेशन इससे पहले हमने पढ़ी थी, व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें एंड लिव एट सेम टाइम एंड सेम स्पेस। एक स्पेस में, एक खास टाइम में सेम स्पीशीज जो उनका जो ग्रुप होता है, पूरे जो ग्रुप वो पॉपुलेशन बनाते हैं।
जिस तरह आपने पढ़ा था पॉपुलेशन ऑफ रैट, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन ए सिटी। अब इसमें जीन पूल क्या है? जीन पूल कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ग्रुप ऑफ ऑल जीन्स आर एलील्स प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन इज नोन एज जीन पूल। ऑल जीन्स फाउंड इन ए ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम इज नोन एज जीन पूल। इसको समझने के लिए बीन बैग जेनेटिक्स एक टर्म यूज होती है। बीन बैग आपने देखा हुआ है जिसमें बीन्स होती हैं, तो बीन बैग के अंदर बीन्स होती हैं। तो आप ये कंसीडर कर लें वो जो बीन बैग है वो पूरा एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन है। उसके अंदर जो बीन्स हैं आप इसको समझ लें कि ये जीन या एलील्स हैं। तो जितनी भी इसके अंदर बैग के अंदर बीन्स पाई जाती हैं वो आप समझ लें वो सारे जीन्स या एलील हैं। वो सारे एलील उस बैग के अंदर जितने भी जीन और एलील होंगे उसके ग्रुप को कहते हैं बीन बैग जेनेटिक्स। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गार्डन है उसमें 100 प्लांट हैं, 100 प्लांट्स हैं डिप्लाइड प्लांट हैं। तो उसमें रेड भी हैं, रेड फ्लावर भी हैं, बाज के वाइट फ्लावर भी हैं। इसका मतलब है उसकी 200 एलील्स हैं। 200 एलील से मुराद है कि हर प्लांट की अगर 2 क्रोमोसोम होंगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, हर क्रोमोसोम पे एक एक एलील होगी। तो इस एक क्रोमोसोम पे 2 एलील हैं, दूसरे क्रोमोसोम पे 4 हो जाएंगी, तीसरे पे 6 हो जाएंगी। तो इसका मतलब है 100 प्लांट्स हैं तो उसमें 100 प्लांट्स में 200 एलील होंगी। उसमें से कुछ रेड की होंगी और वाइट की, वो जितनी भी एलील है 200 एलील्स 100 प्लांट की, उसको उस पूरे ग्रुप को हम जीन पूल कहेंगे। तो ये था जीन पूल के बारे में। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लासिकल जेनेटिक्स में मेंडल्स का नाम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने 1822 से 1884 तक ये जिंदा रहा। इसने क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी। एक है मॉडर्न जेनेटिक्स, एक ने क्लासिकल जेनेटिक्स। सबसे पहले जेनेटिक्स पे इसने काम किया और इसने 2 लॉ प्रपोज किए। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था। इसने ये जो 2 लॉज पेश किए इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि इसने लास्ट कौन से पेश किए और उसमें उसने क्या कहा था। इसने ये जो 2 लॉ पेश की ये बेसिकली एक पेरिस था जिसने अपने गार्डन में 11 इयर्स काम किया। उसने गार्डन में जो पी प्लांट उगाए उसने 1854 से 1856 तक या 55 तक भी कहते हैं उसने काम किया। उसने पाइसम सैटिवम पे काम किया, पी प्लांट पे काम किया। अब हमने देखना यह है कि सबसे पहली बात यह है कि उसने पाइसम सैटिवम पी प्लांट पे क्यों काम किया, किसी और प्लांट को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। इसके सिलेक्शन की रीजन क्या थी मटर की प्लांट को सिलेक्ट करने की। सबसे पहले था इजी टू कल्टीवेट। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं होता। आपको थोड़ी सी जगह पे कल्टीवेट करना हो तो आप उसकी सीड लगा लें तो ये जल्दी कल्टीवेट हो जाता है और उसकी ग्रोथ भी हो जाती है। इसका जो फ्लावर है ये हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट से मुराद है कि उसमें स्टेमन और कार्पल एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में होंगे। तो लिहाजा उसमें यूनिसेक्सुअल नहीं है, बाइसेक्सुअल था फ्लावर इसका। फिर ये था कि इसमें टाइम गैप बिटवीन जनरेशन शॉर्ट था, यानी 4 to 6 वीक्स में एक जनरेशन इसकी ग्रो हो जाती है, उसमें फ्लावरिंग आ जाती है। उसके बाद फिर दूसरी जनरेशन ग्रो करें, तीसरी ग्रो करें। तो लिहाजा इसने बहुत ज़्यादा जनरेशन इसकी जनरेट की थी विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर ह्यूमन का काम होता तो उसके लिए 20 साल या 30 साल का गैप होता नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो लिहाजा उसमें टाइम गैप बहुत शॉर्ट था, वो बहुत ज़्यादा जनरेशन ग्रो करवा सकता था। जितनी ज़्यादा जनरेशन ग्रो करवाएगा उसमें वो देख सकता था कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं और किस तरह ट्रांसमिट हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में। इसके अलावा इसके शार्पली डिस्टिंक्ट ट्रेड्स थे, यानी कि इसकी जो फिनोटाइप थी वो क्लियर कट डिस्टिंग्विश थी। जिस तरह रेड फ्लावर थे और वाइट फ्लावर थे उसको आप पहचान सकते हैं, ये डिस्टिंक्ट ट्रेड हैं, पहचान सकते हैं क्लियरली। शॉर्ट और टाल प्लांट इसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी क्लियर कट ट्रेड्स थी जिसकी वजह से उसने इसको यूज किया। अब इसके लिए इसने जब ये काम किया 54 से 56 तक, 1856 तक, तो इसके काम को पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया। 1884 में इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ के 16 ईयर बाद 1900 में फर्स्ट टाइम इसके काम को रिकॉग्नाइज किया गया, इनहेरिटेंस के काम को और जेनेटिक्स क्लासिकल जेनेटिक्स की फिर आगे मजीद डिटेल में स्टडी हुई। इसने जो पाइसम सैटिवम है इसकी 7 ट्रेड पे काम किया। उसमें प्लांट की हाइट देखी, उसने कलर देखा,
फ्लावर की पोजीशन, पोड का कलर देखा, पोड शेप, सीड कलर और सीड शेप पे उसने काम किया। अच्छा, ये ट्रेट हैं जिस पे उसने काम किया था। सबसे पहले प्लांट की हाइट, कुछ टाल थे कुछ शार्ट थे, ये एक ट्रेट हो गई। फिर फ्लावर कलर पे उसने काम किया, पर्पल था और वाइट था। फिर उसने ये काम किया फ्लावर की पोजीशन, कि वो एक्सियल है या फिर उसकी उसकी जो पोजीशन है वो टर्मिनल है। फिर उसने पोड के कलर पे काम किया कि ये ग्रीन है या येलो है। पोड शेप उसने देखी, इन्फ्लेट है या कंस्ट्रिक्टेड है। सीड कलर देखा, येलो है या ग्रीन है। ये हम आगे मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सीड कलर को देखेंगे। उसके बाद उसने सीड शेप को देखा कि राउंड है या रिंकल है। इसको भी हम मेंडल की ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सीड कलर और सीड शेप। सीड कलर दो तरह के थे, येलो और ग्रीन, और सीड शेप दो तरह की थी, या राउंड थी या रिंकल थी। ये एक ट्रेट है, उसकी दो डिफरेंट एलील हैं। इसके बाद है कि सबसे पहले इसने ट्रू ब्रीडिंग बनाई डिफरेंट ट्रेड्स की। ट्रू ब्रीडिंग क्या है? ट्रू ब्रीडिंग से मुराद है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना। मसलन उसने राउंड सीड लिए, राउंड सीड वाले प्लांट, उनको राउंड सीड वाले प्लांट से क्रॉस करवाया, उसके रिस्पांस में राउंड सीड बने। तो ये है क्रॉस बिटवीन आइडेंटिकल प्लांट्स टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज ट्रू ब्रीडिंग। उसने सबसे पहले ये जो 14 ट्रेड्स डिफरेंट फिनोटाइप उसने हासिल की, जो जिन 7 ट्रेड का जिक्र हुआ है, उनको अगर डबल करें 14 हो जाती हैं। तो उसके क्लियर सेट बनाया उसने। राउंड सीड वाले प्लांट अलग बनाए, रिंकल सीड वाले प्लांट अलग बनाए, जिनकी हाइट जो टाल थे वो अलग, उनकी ट्रू ब्रीडिंग बनाई, जो स्मॉल थे उनकी ट्रू ब्रीडिंग बनाई। ट्रू ब्रीडिंग बनाने के बाद उसने सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया। मोनो कहते हैं वन को, और हाइब्रिड हाइब्रिड कहते हैं कि टू डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन, उसे कहते हैं हाइब्रिड। मोनो मीन वन, हाइब्रिड एसपी हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था, जिसमें एस और पी सब शेल, हाइब्रिड वो उनका होता है। तो मोनो हाइब्रिड से मुराद है कि ऐसे दो प्लांट्स के दरमियान क्रॉस जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, लेकिन उनकी सिर्फ एक कैरेक्टर डिफर कर रही हो, उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड। यानी हाइट सारे दोनों प्लांट टाल हों, उसमें दोनों के फ्लावर सेंटर में हों, सिर्फ और सिर्फ उनकी जो सीड शेप है, कैपिटल आर जाहिर कर रहा है राउंड को, और स्मॉल आर जाहिर कर रहा है रिंकल को, कि एक प्लांट था उसके राउंड सीड थे और एक थे उसके रिंकल सीड थे। तो ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम देखेंगे कि उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किस तरह किया। तो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसने किया, तो इसको हम डबल क्यों लिखते हैं? ये सोचने की बात है कि डबल क्यों लिखते हैं। उसकी रीजन ये है कि जीन हमेशा क्रोमोसोम पेयरिंग की फॉर्म में होते हैं। ये पेयर, ये डिप्लॉइड प्लांट था, उसमें ये एलील स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब जब मियासिस होती है तो उसमें गैमीट्स बनते हैं, तो इन दो में से कोई एक क्रोमोसोम आ जाता है, यानी कि सपोज ये एक आर आ गया है, इस तरह गैमीट बनेंगे इसके, तो एक क्रोमोसोम आ जाएगा। इसमें जब जाइगोट बनेगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आ जाएगा। तो लिहाजा सबसे पहले ये डिप्लॉइड प्लांट था, इसके पास कैपिटल आर था, स्मॉल आर था। इस पे जब गैमीट फॉर्मेशन हुई तो होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ गैमीट में। तो ये गैमीट में कैपिटल आर आ गया, एक में स्मॉल आर आ गई, इन दोनों की फिर हुई जाइगोट बना, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। इसको उसने नाम दिया था पी जनरेशन। पी जनरेशन से मुराद है पेरेंटल जनरेशन। इससे जो प्लांट बने इनके थे राउंड सीड। अब ये जो राउंड सीड थे, उसने ये कहा कि ये जो राउंड में जो राउंड है ये डोमिनेंट है, क्योंकि इसने ये जाहिर हो गई है फिनोटाइप, और जो स्मॉल आर है रिंकल के लिए, उसे उसने कहा था रिसेसिव है, रिसेसिव एलील है, क्योंकि ये मास्क हो गई है, छुप गई है बाय डोमिनेंट। डोमिनेंट एलील वो होती है जो दूसरे को छुपा लेती है, जो खुद ब खुद जाहिर हो जाती है और दूसरे को जाहिर नहीं होने देती, वो डोमिनेंट है। और जो जाहिर नहीं होती, जो मास्क हो जाती है, उसे रिसेसिव एलील हो सकती है। इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील? द एलील दैट रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन ए हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, टू डिफरेंट एलील।
तो अगर टू सेम एलील होती, जिस तरह ये था, तो इसको उसने बोला था होमोजाइगस। होमो मीन सेम, सेम जाइगोट, यानी जाइगोट में से दोनों एलील सेम होंगी तो होमोजाइगस होगा, दो डिफरेंट होंगी तो हेटेरोजाइगस होगा। इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की टर्म डिस्कवर की। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे कि एक ये जो है, ये राउंड सीड वाला प्लांट है, ये रिंकल सीड वाला प्लांट है। इसमें क्रॉस करवाया उसने, ये कैपिटल आर, ये इसने गैमीट बना दी। इसके गैमीट जो बनेंगे, कुछ में कैपिटल आर आएगा, दूसरे में भी कैपिटल, ये गैमीट हो गए। इसके गैमीट ये आगे, तो ये जब गैमीट मिलेंगे तो इसकी ये शेप, यानी कि तमाम राउंड सीड वाले प्लांट आएंगे। अब इसको देखते हैं इस तरह, तो ये जो गैमीट है, ये इस गैमीट से फर्टिलाइज होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। इसी तरह ये गैमीट है, ये इससे फर्टिलाइज करेगा आर और आर, यानी कि ये 100% राउंड सीड प्लांट बनेंगे। ये डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, लिहाजा इसलिए 100 बने। इसको हमने F1 जनरेशन कहा है। F1 जनरेशन इसलिए कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन को कहते हैं, जो आफ्टर द क्रॉस ऑफ P जनरेशन आती है। तो P जनरेशन एक डिप्लॉइड जनरेशन थी, इसमें गैमीट्स बने, कुछ गैमीट्स में कैपिटल आर आ गया, कुछ दूसरे में भी कैपिटल आ गया। इस फर्टिलाइजेशन जब होती है तो एक गैमीट दूसरे गैमीट को फर्टिलाइज करेगा, तो इस तरह कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया, इस तरह फिर ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर आ गया, ये 100% राउंड सीड आ गया। इस तरह फिर F2 उसने क्रॉस करवाया, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। तो इसको क्रॉस करवाने से पहले इसके पहले गैमीट्स बना लेते हैं। ये दो डिफरेंट गैमीट्स आ गए, इनको हमने क्रॉस करवाना है इन दो डिफरेंट गैमीट्स से। तो देखते हैं फिर क्या बनेगा। तो इसमें ये गैमीट इसको फर्टिलाइज कर, आपस में नहीं फर्टिलाइज करेंगे, ये दूसरे गैमीट को फर्टिलाइज करेंगे, कैपिटल आर आ जाएगा। फिर ये आर, ये भी चांस हैं कि इस गैमीट को फर्टिलाइज करे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके बाद ये देखते हैं कि ये इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, कैपिटल पहले लिखेंगे, आर छोटा स्मॉल बाद में लिखेंगे। ये दो भी आपस में फर्टिलाइज हो सकते हैं, तो इसको हम स्मॉल आर को स्मॉल आर। तो इस तरह हमारे पास ये जो आया, ये भी राउंड था, लेकिन ये होमोजाइगस राउंड था, क्योंकि इसके दोनों के एलील सेम हैं। तो ये वन जो आया, इसको हमने कहा होमोजाइगस राउंड। ये जो दो हैं, ये भी राउंड होंगे, लेकिन ये होंगे हेटेरोजाइगस राउंड, ये भी राउंड होंगे। और ये जो होगा, ये रिंकल होगा, क्योंकि दोनों स्मॉल आर आ गए। ये रिप्रेजेंट इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों रिसेसिव एलील हैं इसमें। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसे कहते हैं F2 जनरेशन, सेकंड फीलियल जनरेशन। इसके रिजल्ट को हम लिखेंगे तो 3 राउंड आए हैं और 1 रिंकल आया, इसको कहते हैं 3:1, यानी कि 75% राउंड आए हैं, डोमिनेट है 25% रिसेसिव। तो इस तरह इसने पहले साबित किया कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अगर एक डोमिनेंट को एलील को रिसेसिव एलील से क्रॉस करवाया जाए, तो उसमें 75% डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, 25% रिसेसिव ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। अब इसकी मेंडल की इंटरप्रिटेशन के उसने इससे क्या रिजल्ट निकाला, उसने ये कहा कि ये जो करेक्टर आए हैं राउंड और रिंकल, इसको उसने एलिमेंटन का नाम दिया था, यानी कि पर्टिकुलर हेरिडिटी फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को उसने एलिमेंटन का नाम दिया। उसने ये बात कही कि जो करेक्टर हैं, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में किस तरह आते हैं। पेरेंट्स हैं ये, इनसे सबसे पहले ये पेरेंट्स हैं, इनमें सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे, ये पेरेंट है, इनसे पहले गैमीट्स बनेंगे। ये जो गैमीट्स हैं, उन्होंने कहा, उसने कहा कि पेरेंट्स के पास 2 पेयर ऑफ एलील होते हैं फॉर ईच ट्रेड, हर ट्रेड के लिए 2 पेयर हैं, एक पेयर है पूरा, 2 एलील हैं। ये दो एलील आगे ट्रांसमिट होती हैं गैमीट्स के जरिए, ये गैमीट्स बनाएंगे।
गैमीट्स आपस में फिर फर्टिलाइज होते हैं, रेंडमली फर्टिलाइज होते हैं और वो ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। उस रेंडम चांसेस में 3:1 आती है, डोमिनेंट एलील के 3 रेशो यानी 75% डोमिनेंट होगा और 25% रिसेसिव होगा। तो उसने ये बात कही कि ये जो एलिमेंटम या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट होते हैं थ्रू गैमीट्स। पेरेंट्स गैमीट्स बनाएंगे, गैमीट्स से फिर ये ट्रांसफर होंगी ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो उसने कहा था कि ऐसा जाइगोट जिसमें दो सेम एलील हों, सेम टाइप की राउंड वाली, तो उसे उसने कहा था होमोजाइगस। वो जो जाइगोट बनेगा उसे होमोजाइगोट कहते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप्स की एलील हो जिस तरह ये हैं, तो इस राउंड और कैपिटल आर को डोमिनेंट और स्मॉल आर रिसेसिव को जाहिर कर रहा है। और ये हिट्रोजाइगोट, उसने कहा था ये हिट्रोजाइगस स्टेट है और इससे जो जाइगोट बनेगा उसे हिट्रोजाइगस कहा था। बाद में जॉनसन ने इसको जीन्स का नाम दिया था। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मेंडेलियन कैरेक्टर को सबसे पहले जीन का नाम किसने दिया था, तो सबसे पहले जॉनसन ने इसको नाम दिया था। तो अब ये जो इंटरप्रिटेशन थी इससे उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या। अच्छा, इसमें अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इसमें आएगा, सेग्रीगेशन कहते हैं सेपरेशन। इसमें उसने सबसे पहले ये बात कही थी कि टू को एग्जिस्टिंग एलील, ये दो को एग्जिस्टिंग एलील हैं और राउंड सी होमोजाइगस है। तो को एग्जिस्टिंग एलील, हर ट्रेट की जो को एग्जिस्टिंग एलील हैं वो सेग्रीगेट होते हैं मियासिस के दौरान ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब मियासिस होगी, ये एक डिप्लॉइड सेल है, उससे जब हैप्लॉइड गैमीट बनेंगे तो उस वक्त ये दो एलील सेग्रीगेट होंगी, सेपरेट होंगी। ड्यूरिंग मियासिस हमने पढ़ा था कि जो दो क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा, दूसरा दूसरे में चला जाएगा। तो उसने कहा कि टू को एग्जिस्टिंग एलील फॉर ईच ट्रेट सेग्रीगेट बाय मियासिस ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब हर गैमीट में एक एलील जाती है, दोनों नहीं जाती, बल्कि ये सेग्रीगेशन होती है, सेपरेशन हो जाती है और एक एक एलील जाती है। ये एलील बाद में रेंडमली फर्टिलाइज होती हैं या ये रेंडम फर्टिलाइजेशन के दौरान ये आपस में दोबारा ये गैमीट्स यूनाइट होते हैं। ये जब गैमीट्स यूनाइट होंगे तो टू डिफरेंट एलील आपस में रेंडमली मिलेंगी और जब जाइगोट बनेंगी, इस जाइगोट में दोबारा से ये यूनाइट हो जाएंगे। तो सबसे पहले पेरेंट्स में डिप्लॉइड दो एलील हैं, ये एलील सेग्रीगेट हुई गैमीट्स फॉर्मेशन में और ये गैमीट्स फिर आपस में रेंडमली फर्टिलाइज होकर इन्होंने फिर डिप्लॉइड जाइगोट बना लिया है। तो ये इसकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह देखेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अल्लाह हाफिज़।